कुछ दिनों पहले हमारे शहर के साथियों की आपस में बात हो रही थी और हम लोग इस बात पे विचार कर रहे थे कि जैसे दूसरे थिएटर ग्रुप जो हैं लगातार अपनी एक्टिविटीज जो हैं या और भी कला संस्कृति से जुड़े हुए समूह जो हैं फेसबुक लाइव और दूसरे सोशल मीडिया के जरिए कई तरह के प्रोग्राम लेके आ रहे हैं अपने ऑडियंस के लिए, अपने दर्शकों के लिए। तो हमने भी तय किया कि हम भी इस तरह के कुछ नए कार्यक्रम लेते हैं और अपने लोगों को अपने दर्शकों को जोड़े रखने की कोशिश करते हैं। और फिर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि हम लोगों से थिएटर और कला की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और उनके साथ हम उनके एक्सपीरियंस अपने लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वो जो अड्डा होगा उसका नाम हमने गपास्टिक रखना तय किया। तो पहले प्रयास में हमारे साथ मराठी की अभिनेत्री, लेखिका और निर्देशिका विभावती देशपांडे थी और आज के इस दूसरे एपिसोड में हमारे साथ हैं अविनाश दास। अविनाश दास को दुनिया जो है अभी अनारकली ऑफ आरा के निर्देशक के तौर पे जानती है। अनारकली ऑफ आरा 2017 में आई एक फिल्म है जो काफी चर्चित हुई थी और लोगों को की बहुत सारी प्रशंसा इस फिल्म को मिली है। इसके अलावा वो जो है इसके बाद एक वेब सीरीज सी नाम से कर चुके हैं और एक दूसरी वेब सीरीज भी इनकी बनके तैयार है और वो एमएक्स प्लेयर के प्लेटफॉर्म पे आने वाली है। खैर, ये तो इनका अविनाश जी का वो परिचय है जो पिछले 4-5 सालों में उन्होंने अपनी पहचान अर्जित की है। ये वो परिचय है, लेकिन इनका कुल लाइफ जो है 40-45 साल का है और इसमें से 25-30 साल काफी सक्रिय लाइफ इन्होंने भारत के कल्चरल जो सांस्कृतिक ये हैं प्लेटफॉर्म है उस पे गुजारे हैं। एक कवि के रूप में, एक नाटक करने वाले अभिनेता के रूप में, या फिर एक पत्रकार के तौर पे, या एक ब्लॉगर के तौर पे। तो इन तमाम माध्यमों में ये काफी सक्रिय रहे। तो आइए बात करते हैं अविनाश दास जी से और जानते हैं कि हम कैसे उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आते रहे। देखिए, ये तो औपचारिक सवाल जवाब का सेशन तो रहने ही दिया जाए। ये दो दोस्तों के बीच की गपास्टिक इसको मान लें। और क्योंकि आवाज जो है आपकी उसमें शांति निकेतन का बहुत सारा ब्रेक आ गया है, तो उस ब्रेक को आप ठीक करने की कोशिश करिए ताकि आपके सवाल मुझे सही सही कायदे से सुनाई पड़े। और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी ईमानदारी बरत पाऊं उन सवालों के जवाब देने में बरतूंगा। थोड़ा बहुत घालमेल करने की कोशिश करूंगा इमेज बनाने के लिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। बहुत सारे फेजेस हैं आपकी लाइफ, जिनसे तो हम थोड़े बहुत मैं वाकिफ हूँ। खासकर 97 के बाद का जो घटना का, तब से लेकर 23 साल हो गए, 23 साल के दौर से वाकिफ हूँ। मैं एक बार पहले के दौर की तरफ ले चाहता हूँ, जो आपके बचपन का या तरुणावस्था का दौर रहा होगा, जब आप दरभंगा में रह रहे होंगे और वहां अपनी दुखी होंगी और वहां रंग से होंगे, कविताएं करते होंगे। वो क्या दौर था, कैसा रहा, उससे हम शुरुआत करते हैं। दरअसल ये सारा कुछ जो सिलसिला शुरू हुआ थिएटर वगैरह का, वो सिलसिला शुरू हुआ था 92 के बाद। 92 में मैं मैट्रिकुलेशन करके दरभंगा आया था। रांची से पढ़ा करके मैं दरभंगा आया था। और ये वो दौर था जब गलत सोहबत के असर की वजह से मैं बहुत ज्यादा दक्षिणपंथी रुझान का था। मैं थोड़ा सा वो किस्सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आरएसएस की शाखाओं में जरूर जरूर जरूर, है ना। और जो कंट्राडिक्शंस होते हैं लाइफ के, जिनसे आप सीखते हैं, मैं वो थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। और उस समय राम मंदिर का पूरा आंदोलन जो है अपने उरूज पे था, शिखर पे था। इत्तेफाक से दो धाराओं के बीच में फंसा हुआ था। एक तो आरएसएस के दोस्त थे, मित्र थे हमारे, और दूसरी धारा थी जिसमें कुछ बेहतरीन कवि थे हमारे शहर के। संजीव स्नेही थे, नरेंद्र जी थे जो कि बहुत अच्छी गजलें लिखते हैं। नरेंद्र जी की
गजलें मुझे बहुत याद रहती हैं कि इंसाफ की गर्दन पे वही घुड़सवार है, अब भी वही आदिम सवाल बरकरार है। इंसाफ की गर्दन पे कोई घुड़सवार है, अब भी वही आदिम सवाल बरकरार है। इतिहास में हर नाम का चर्चा किया गया, अब तक हमारा नाम मगर दरकिनार है। तो इस तरह की गजलें वो सुनाते थे, क्या बात। सवाल पूछता था और फिर वो उसका जवाब देने की कोशिश करते थे। फिर उनकी एक और गजल थी कि रिश्ता खून पराये की तरह लगता है, घर बपौती भी किराए की तरह लगता है, एक टेबल पे रोज एक साथ खाते हैं, फिर भी होटल से ही खाए की तरह लगता है। तो नरेंद्र जी जो मैथिली की अग्निजीवी पीढ़ी थी उसके एक स्तंभ थे और वामपंथी थे, गजलगो थे, शायर थे। तो उनसे मेरा राब्ता हो रहा था। फिर हमारे शहर में बाबा नागार्जुन थे, उनसे नजदीकियां थी। रामधारी सिंह दिवाकर नाम के कथाकार थे, उस समय दरभंगा में, पटना में रहते हैं। तो निरंजन जी थे जो कि जनवादी लेखक संघ में थे। उवैस अहमद दौरा साहब थे हमारे कॉलेज के उर्दू के प्रोफेसर और उर्दू के जाने माने शायर और प्रगतिशील जो लेखक आंदोलन है इसके बड़े नाम वो थे। तो मतलब एक कन्फ्लिक्ट था आरएसएस वर्सेस जो लेफ्ट ओरिएंटेशन वाली धारा है उसके बीच। इस बीच ये हुआ कि मेरे पास हंस की कॉपी आने लगी हर महीने। एक होता है ना, आप नया नया मुल्ला बनते हो, प्याज ज्यादा खाते हो, तो बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं जो हैं वो आती थी। तो हंस के जो संपादकीय थे उसको पढ़ पढ़ करके मैं बहुत क्रिटिकल होता चला गया आरएसएस को लेकर के, पूरे राम मंदिर के पूरे मूवमेंट को लेकर। और जब 6 दिसंबर को मस्जिद ढाई गई अयोध्या में, तब तक मैं पूरा बगावती हो चुका था एक तरह से। और उसके बाद जो मैंने आरएसएस को गालियां देनी शुरू की, तो आज तक मैं देता आ रहा हूं। तो दौर में जो है कुछ थिएटर ग्रुप हमारे शहर में सक्रिय थे। उसमें इप्टा उमेश जी थे, एक अंग्रेजी के प्रोफेसर साहब थे, राजीव रंजन वर्मा जी थे। ये इप्टा वाला ग्रुप था। दूसरा एक ग्रुप था तर्जनी, जिसको रेडियो स्टेशन में जो एक अनाउंसर थे सीताराम शर्मा, वो चलाते थे। और कलाकार जो होते थे, जब इप्टा का नाटक होता था तो वही कलाकार इप्टा के साथ काम करते थे, और तर्जनी का नाटक होता था तो तर्जनी के साथ वही कलाकार काम करते थे। तो नरेंद्र जी की सोहबत, संजीव स्नेही की सोहबत, सारंग कुमार की सोहबत, और उसमें एक और सज्जन जो बीच बीच में आते थे जिनके साथ मेरा बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता हुआ, पारिवारिक रिश्ता हो गया, तारानंद वियोगी। तो मतलब साहित्य ये एक धारा रही जिसमें मैं काफी मतलब घुसा हुआ था। और दूसरा जो थिएटर का जो पूरा एक गलियारा था तर्जनी और इप्टा के माध्यम से, तो मैं वहां भी जैसे, और एक हमारे यहाँ बिहार के हर शहर में एक बंगाली टोला होता है, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक जमाने में, और रेलवे का जो पूरा चैन था सबसे ज्यादा बंगाली काम करते थे। तो हर शहर में बंगाली टोला का एक कल्चर था, तो हमारे शहर में भी था। और हमारे शहर की जो सबसे अच्छी मिठाई की दुकान है दरभंगा की, वो स्वीट होम। आज भी उसकी मिठाई में एक अलग स्वाद है। मैं जब भी दरभंगा जाता हूँ तो मैं वहां जा करके पहले मतलब 20-25 मिठाई खाता हूँ, उसके बाद मैं शहर की अपनी दिनचर्या शुरू करता हूँ। तो उसके जो मालिक थे चिन्मय बनर्जी साहब, चिन्मय दा बंगाली थिएटर के एक बड़े स्तंभ थे हमारे शहर में। एक पालित दा थे अंग्रेजी के प्रोफेसर हमारे शहर में, जो कहते थे कि गंगा इज द फेमस रिवर ऑफ इंडिया। वो मतलब अंग्रेजी भी बंगाली में बोलते थे। तो गंगा भारत की प्रसिद्ध नदी है, गंगा को गंगा टाइप सुनाई पड़ता था। तो चिन्मय दा के साथ मैंने थिएटर की विधिवत शुरुआत की थी। मैं मिलने के लिए गया था चिन्मय दा से। उस समय इंटरमीडिएट में पढ़ता था, पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड की बात रही होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई बंगाली तुमको आती नहीं, हम बंगाली थिएटर करते हैं, लेकिन तुमको थिएटर में दिलचस्पी है, तो तुम एक काम करो कि एक्टिंग तो मिलेगा नहीं करने को तुमको,
तो तुम बैक स्टेज में काम करो। तो हमने बैक स्टेज से वो काम शुरू किया और मेरी लाइफ का जो पहला नाटक था वो था बांछारामेर बागान, है ना, बांछारामेर बागान हिंदी में भी बाद में बगिया बांछाराम की। और फिर उसके बाद उसी बंगाली थिएटर ग्रुप में ही वीणा पानी क्लब था हमारे यहाँ, उस क्लब से वो नाटक होता था। तो समस्तीपुर रेल मंडल के एक पशुपति दा थे, वो आए और उन्होंने एक नाटक किया था बोलो पूरे रूप को था। ये दो नाटक जो था वो मेरे लिए दुनिया का सबसे हसीन नाटक था। पहली बार मैंने जीवन में कोई कायदे की चीज जो है वो मंच पे देखी थी। उससे पहले गांव में डाकू हसीना जैसे नाटक मैं देखा करता था, जिसमें बीच बीच में आइटम सॉन्ग होते थे और मतलब 1 घंटे के ड्यूरेशन वाला नाटक जो है वो 6-7 घंटे तक चलता था। उसके बाद ये बहुत व्यवस्थित अनुशासित किस्म का रंगमंच जो है हमने देखा और ऐसी गहरी छाप जो है वो मेरे मन में है उस नाटक की बीच में एक किरदार जो है वो गाते हुए आता है कि बहादुर बोले ओरे भाई सजरू आज की रात देख भी एकटा मोजरू। तो आप सोचिए कि ये बात जो है वो 92-93 की है और उस बात को कम से कम 27-28 साल हो गए हैं अभी, और मुझे अभी भी हल्की सी उसकी धुन और उसकी पूरी वर्डिंग याद है। फिर बाद में एक श्याम भास्कर हुआ करते थे हमारे शहर में, जिन्होंने एक मैथिली फिल्म बना ली थी उस समय तक। उनके साथ हमने नाटक किया गांव गांव घूम करके। तो ये सारा जो प्रोसेस था वो एक तरह से मेरे भीतर का जो एक ख्वाब का जो आसमान था उसको खोलने वाला था, उसकी जमीन तैयार करने वाला। तो मैं उस दौर को बहुत याद करता हूँ। आज भी मैंने फेसबुक पे अपनी कुछ 3 तस्वीरें शेयर की हैं, वो उसी दौर की तस्वीरें हैं, 93, 94, 95 की तस्वीरें।